वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1098 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण आयोग, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, नीति आयोग इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है इस टेस्ट सीरीज की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर ही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। आयोग को सिविल न्यायालय के अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयोग उन घटनाओं की जांच नहीं कर सकता जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आयोग के पास स्वयं का अपना जांच दल होता है। सिविल न्यायालय के अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं क्या इसको? हैं। 1 वर्ष से अधिक का समय अगर जिन घटनाओं को हो गया तो उनकी जांच नहीं कर सकता आयोग। और तीसरा भी सही है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वर्ष 2019 में संशोधन भी किया गया था। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल या दीवानी न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त हैं और शक्तियां भी। अगर फौजदारी होता तो गलत हो जाता। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु स्वयं का जांच दल होता है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग किसी ऐसे मामले की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है नीति आयोग के बारे में, कौन सा सही है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2014 को किया गया। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, जबकि नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है किंतु गैर सांविधिक संस्था नहीं है, यानी नॉन स्टैच्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और तीसरा स्टेटमेंट है नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, सारे तो सही नहीं है ये, क्योंकि पहला ही गलत है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया, ना कि 14 को। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी ठीक है। योजना आयोग भी नॉन स्टैच्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी, और नीति आयोग भी नॉन स्टैच्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो करेक्ट केवल सी हुआ यहाँ पर, तो सी इसका आंसर है केवल। तो पहला और दूसरा गलत। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर उसके स्थान पर एक नए आयोग के स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसकी पहली बैठक हुई थी 8 फरवरी 2015 को। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैच्यूटरी निकाय हैं, जिसका गठन मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा किया गया है। और नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है। नीति आयोग जो है भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक संस्था है, जो निदेशकीय और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है या करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है सीबीसी के बारे में, सीआईसी के बारे में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग में होता है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त। इन्हीं से प्रश्न है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। आपको बताना है कि इस समिति में कौन शामिल नहीं होता। तो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन कर रहा है, वो अपने आप में ही प्रश्न है। राष्ट्रपति कर रहे हैं। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर कर रहे हैं। उस समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं होता। तो सी इसका आंसर है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित समिति में निम्न सदस्य शामिल होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो अध्यक्ष के रूप में होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये तो केंद्रीय सूचना आयोग के हो गए। अब ये चीज़ राज्यों में भी होती है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों से संबंधित, ठीक है, उसमें भी एक मुख्य आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त होंगे। तो उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल भी एक समिति की
सलाह लेते हैं उस समिति में कौन कौन शामिल होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्य का, जो अध्यक्ष के रूप में होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। याद करने का तरीका भी वही है, जैसे सेंट्रल में वैसे वैसे स्टेट में पकड़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सूचना आयोग के पास अर्थदंड लगाने की शक्ति नहीं है। आयोग को दीवानी या सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्यों को उसके पद से साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, आयोग के पास, केंद्रीय सूचना आयोग के पास अर्थदंड लगाने की शक्ति है, गलत है पहला स्टेटमेंट। दीवानी या सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त हैं, ठीक है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपेगा, न कि राष्ट्रपति को। और इसके सदस्यों को साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटाएंगे, न कि संसद। तो केवल बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग को अर्थदंड लगाने की शक्ति प्राप्त है। आयोग 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है। आयोग को सिविल या दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी ये प्राप्त थी। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखती है। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्यों को उसके पद से साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय सूचना आयोग से ही संबंधित। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के राष्ट्रपति के समान, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान, लोकसभा के अध्यक्ष के समान, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। इसके समान तो हो नहीं सकती। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, यानी इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके समान। केंद्र सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं, जबकि अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होते हैं। इसके यही चीज़ राज्यों में आ जाइए। राज्य सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ही समान होती हैं, इसके ही समान होती हैं राज्य के भी। जबकि अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें वो राज्य के मुख्य सचिव के समान होती हैं। थोड़ा यहाँ डिफरेंस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्यों को उसके पद से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर है राज्य का राज्यपाल, ठीक है। सी है इसका आंसर, राज्य सूचना आयोग है ये चीज़ भारत में होती, भारत के सूचना आयोग के बारे में तो राष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्यों को उसके पद से साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु ऐसे मामलों को राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना पड़ता है। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्यों को उसके पद से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु ऐसे मामलों को राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना पड़ता है। तो दोनों सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना है, राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। केंद्र सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वर्ष 2019 में संशोधन किया गया तो कम कर दिया गया, ठीक है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु था। देखिए, केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाता है, होता है। पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते ये। और पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। वर्ष 2019 में संशोधन करके इसे कम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को डैश के द्वारा, जबकि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। ऊपर था ये एक्सप्लेनेशन में, केंद्र सूचना आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो बी होगा इसका आंसर, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस, केंद्र सूचना आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। अपॉइंटमेंट,
केंद्र सूचना आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जबकि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आसान है याद करने में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है प्रश्न राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति में शामिल सदस्य हैं? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल एक समिति की सिफारिश या सलाह लेगा। वो समिति में राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष यदि राज्य विधान परिषद है तो उस राज्य में, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य विधान परिषद में विपक्ष का नेता। देखिए सारे होते हैं, ठीक है, सारे होते हैं, डी है इसका आंसर। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है 1 2 3 4 5। तो उपरोक्त सभी सही हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जिस समिति की अनुशंसा पर की जाती है उसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। अध्यक्ष के रूप में होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ये राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कुछ ऐसे ही है जैसे केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष है। राज्य विधान परिषद यदि है तो उसका अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद में विपक्ष का नेता, राज्य विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद में विपक्ष का नेता अगर हो तो, और राज्य का होम मिनिस्टर या गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ही उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और उसके पद से हटाना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये राज्य मानवाधिकार की आयोग की बात हो रही है, ना कि राज्य का सूचना आयोग। यहाँ डिफरेंस होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करता जिसका 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल पूरा होने के पश्चात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद धारण नहीं करते या कर सकते। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केवल एक ही गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो जो सही है वो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और जो गलत है वो पहला है, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको पद से राज्य का राज्यपाल नहीं हटा सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, किंतु पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, न कि राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उसी प्रकार से हटा सकता है जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाते हैं। यानी भारत में या केंद्र में जो होता है ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और स्टेट में होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसमें से एक प्रश्न ये भी बनता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उतना ही होता है जितने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसको कम कर दिया गया, पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु था, अब है ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन प्रस्ताव 2019 के तहत सेवानिवृत्ति के समय सीमा जो है वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई, संशोधन किया गया। आयोग साथ ही आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। इसमें 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही है? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इकाई के रूप में किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और ये राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इकाई के रूप में नहीं किया गया, ये तो राज्य सरकार करती है इसका गठन। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 93 ने न केवल केंद्र में इन्हें और लगा दो, न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है। ऐसे भी ठीक है वैसे तो, ठीक है।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, पूरी लाइन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इकाई के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा भी गलत है, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, न कि 4। राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें भी संशोधन किए गए। पहले केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता था इसमें, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार तो बी ही सही है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो कहीं लिखा नहीं है, हाँ उच्चतम लिखा, तो ये भी गलत है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त लिखा, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति, ये भी गलत है। तो बी ही सही होगा इसका उत्तर। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, कोई भी चल जाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश एवं राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या ऐसे व्यक्ति जिसे मानवाधिकार आयोग के बारे में विशेष अनुभव हो शामिल किया जाता है। ठीक है, सदस्य की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो सही उत्तर राज्यपाल है। राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब आ जाइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में कोई एक स्टेटमेंट सही है, केवल एक ही सही है। संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1990 में किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है, यानी फौजदारी न्यायालय की शक्ति होगी फिर इसके पास, तभी दंडित कर सकता है ये। मानवाधिकार से पीड़ित किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियां केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। देखिए, संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया, ना कि 90 में। गलत है पहला स्टेटमेंट। दंडित तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि दीवानी न्यायालय की शक्ति है, फौजदारी न्यायालय की शक्ति थोड़ी है। दंडित करने के लिए न्यायालय को अनुशंसा करेगा, बाकी आर्थिक सहायता नहीं दे सकता ये। इसकी जो शक्तियां हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। तो केवल डी ही इसका आंसर होगा सही। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियां सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसकी सिफारिशें संबंधित सरकार या अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होती, किंतु आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में 1 महीने के भीतर सूचित करना पड़ता है। सशस्त्र बलों के मामले में देखें तो इसकी भूमिका और शक्तियां सीमित हैं। इस विषय में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है तथा केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचित करना होगा। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 में किया गया, न कि 90 में, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। और इस आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंडित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायताएं दे सकता है। यह आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को भेजता है तथा इसके प्रतिवेदन को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 राज्यों को लोकायुक्त की बनावट की स्वतंत्रता देता है। लोकपाल एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल स्वतंत्र है। लोकायुक्त संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। लोकायुक्त संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 राज्यों को लोकपाल की बनावट की स्वतंत्रता देता है, ये भी ठीक है। लोक
लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल स्वतंत्र नहीं है, यही आंसर है। सलाह लेता है वो उस राज्य के विधानमंडल से। तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल, जो नियुक्ति है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र नहीं है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, तो उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज से परामर्श करेगा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करेगा। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए तक होता है और यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में कौन शामिल नहीं होता? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, संसद के दोनों सदनों के मुख्य, विपक्षी दल के नेता। सी वाले स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सी वाली लाइन का यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री भी होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष के रूप में, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं होता। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो क्या करेगा इसमें? राज्यसभा का उपसभापति होता है इसमें, याद करने में आसान है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक समिति के द्वारा। उस समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जो होता है वो अध्यक्ष के रूप में होता है, यानी उसका नेतृत्व करता है समिति का, और इस समिति में नहीं होता राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो समिति में कौन कौन शामिल होगा? अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा के उपसभापति इसमें शामिल होते हैं, ना कि सभापति, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गया। लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, याद करने में आसान। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अंग नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। तो SC/ST आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंग है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग के नहीं है इसमें, और महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो जो नहीं है वो भी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति से कितने वर्षों या आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? वो नियुक्ति से कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, और अधिकतम आयु 70 वर्ष। तो ए इसका आंसर है। संशोधन के बाद किया गया, पहले 5 वर्ष 70 वर्ष थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। पहले 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु था, लेकिन मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में ये बदलाव किए गए। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा, स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। आयोग बहुसदस्यीय संस्था है, एक अध्यक्ष होता है इसमें और 5 सदस्य होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। और आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है CBC के बारे में, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार द्वारा इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त करता है। केंद्र सरकार करता है या करती है? यह आयोग मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त कर सकता है। यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश दे सकता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो 1 2 3 वाला या उपरोक्त सभी वाला स्टेटमेंट जो कथन है वो सही होगा, डी सही होगा।
तो सारे के सारे करेक्ट हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की अनुशंसा के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नियुक्त करता है। इस आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत निम्नलिखित काम करता है। कौन कौन से? अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की देखरेख करना, अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना को निर्देश देना और दिल्ली विशेष पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना। और क्या करना है? लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट 2003 तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी कार्यवाही अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न भी सीबीसी के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल और फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। क्या ये बात सत्य है? देखिए, सीबीसी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, फौजदारी न्यायालय की शक्तियां तो है नहीं, क्योंकि ये पकड़ के न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करता है, फिर न्यायालय है जो दंडित करता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए। दूसरा वाला इसमें सही है, राष्ट्रपति को देगा प्रतिवेदन, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट मांग सकता है। तो दूसरा और तीसरा भी सही है, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है थर्ड वाली लाइन में। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल या दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, उसे फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, वो आपको उससे लग जाएगा। अगर कोई आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह, तो विजिलेंस वाले पकड़ के क्या करते हैं, जेल में तो डालते नहीं है, पकड़ के न्यायालय के पास ही लेकर जाते हैं। ठीक है, लेके तो वैसे नियरेस्ट जो वहाँ चौकी होगी वहीं रखते हैं, वहाँ से केस चलता है न्यायालय के पास, फिर न्यायालय जेल में या फिर बेल। तो केंद्र सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सतर्कता आयोग सरकार और उसके प्राधिकरणों से कोई भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को दुराचरण या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, किंतु ऐसे आरोप को राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा और जांच के उपरांत जो न्यायालय है अगर आरोप सही पाता है तो राष्ट्रपति उनको उनके पद से मुक्त कर देंगे। तो 20 प्रश्न थे ये। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और यूपीएससी सिविल सेवा तक। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।